So students will continue with the same chapter अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें हमने लिक्विडिटी रेशियोज एक ये कर ली थी और एक हमने कर ली थी सोल्वेंसी रेशियोज। देन वी स्टार्टेड एफिशिएंसी रेशियोज आल्सो नोन एज एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज। उसमें हमने एक रेशियो की थी दैट वाज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, याद है? यही की थी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमने एक सब फार्मूला किया था जो कि सम में नहीं वैसे आया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक और फार्मूला सब फार्मूला था, याद है किसी को तो बताएगा वही। सम में किसी में नहीं आया है, वो आगे जाके आ जाएगा। एवरेज होल्डिंग पीरियड, एवरेज होल्डिंग पीरियड, एवरेज होल्डिंग पीरियड ना, इट इज आल्सो नोन एज average holding period is also known as stock velocity. stock velocity। और जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थी वो बताती थी कि इन्वेंट्री जो है वो सेल में कन्वर्ट कितनी बार हुई है, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन कन्वर्टेड टू सेल्स। जबकि जो स्टॉक वेलोसिटी थी वो ये बता रही थी आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल्स ऑन एन एवरेज। उसी से निकल रहा था। अगर कोई साल, अगर कोई काम साल में 12 बारी हुआ है सपोज, ऑन एन एवरेज वो एक बारी एक महीने के बाद हुआ है, ठीक है। ऐसे ही रेशियो जो है नेक्स्ट रेशियो है एक्टिविटी रेशियो की ही सेकंड रेशियो इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसका जो फार्मूला है दैट इज क्रेडिट आरएफओ ओवर एवरेज receivables। Formula is credit RFO upon average receivables। Now this ratio establishes the relationship between credit RFO and average receivables। Receivables, not average debtors, not average bill receivable। I hope you know the meaning of trade receivables। क्या होता है फार्मूला ट्रेड रिसीवेबल्स का? ट्रेड डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, दोनों चीजें हैं, डेटर्स भी और बिल रिसीवेबल। इसलिए ट्रेड रिसीवेबल्स को हम एवरेज रिसीवेबल्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ये लिख देंगे एंड आंसर विल बी इन टाइम्स। दिस रेशियो टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द कैश हैज बीन received from the debtors during a particular period। How many times the cash has been received from debtors or how many times debtors have been converted into cash on an average in a particular period। How many times, and higher the ratio better for the business। because ultimately हमने देखो हमने सामान को सेल करना है, चाहे हम कैश पे करें चाहे हम क्रेडिट पे करें। एंड नाउअडेज नो बिजनेस कैन अफोर्ड टू सेल द गुड्स ओनली ऑन कैश, ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। even we can say कि more than 90% transactions in a big business houses, in a big business house that is being done on credit terms only। पहले ऑर्डर दिया जाता है, फिर सामान बनता है, फिर जाके वो सामान जो है वो आपको मिलता है, उसके बाद पेमेंट होती है। मोर देन 90% ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ क्रेडिट में ही हो रही है। नाउअडेज नो बिजनेसमैन कैन अफोर्ड कि मैं सिर्फ गुड्स को कैश पे ही सेल करूंगा। गुड्स तो सेल करनी है हमने, कैश भी तो लेना है ना। जितना ज्यादा हम उनसे कैश ले, अल्टीमेटली द टारगेट ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू कैश। तभी तो वो फायदे की है ना। मैं कहता हूँ मेरा सामान बिक गया, पैसे नहीं मिले अभी तक तो पैसा तो नहीं आया, अभी तक तो मेरा रिस्क है ना पैकेट्स का। मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट पड़ी, इतने शेयर पड़े हुए हैं, उसकी वैल्यू कम हो सकती है, कैश तो नहीं आया ना। अल्टीमेटली जब हमारे हाथ में कैश आ जाएगा तब हम कहेंगे हमारा पैसा आ गया। ठीक, क्रेडिट पे तो सेल करनी ही करनी है, लेकिन कैश भी साथ में रिसीव करना डेटर से। ये रेशियो में ये बताएगी how many times on an average in an accounting period the cash has been received from the debtors। Debtors here means debtors and bill receivables both, and again higher the ratio better for the business। Suppose यहाँ पे हो आपका ये 12 है, then RFO average receivables are 1 lakh, means 12 times the cash has been received from debtors or trade receivables। Then it tells us the number of times the cash has been received from debtors। इसी का ही एक सब फार्मूला जैसे उसका था कल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, इसमें भी एक सब फार्मूला है दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। टेकिंग द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला एवरेज होल्डिंग पीरियड या स्टॉक वेलोसिटी
If anyone can tell me the formula of average collection period, near about it will be same. Taking the help of that stock velocity. Take 15 seconds, no problem. Take 15 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5 only. 7, 8. Good. Anyone else? 9. No. बस टेक द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला स्टॉक वेलोसिटी और एवरेज होल्डिंग पीरियड, उससे देख के कर लो। आंसर आया बड़ा है। काव्या Sir, months or dates upon trade receivable turnover ratio. It is number of months or days in a year. Number of months or days in a year divided by trade receivable turnover ratio. ऐसे ही तो काव्या आंसर विल बी इन मंथ्स और डेज। काव्या चावला द आंसर विल बी इन मंथ्स और डेज। किसमें आंसर आएगा? डेज। डेज ऑलवेज। नहीं, डेज मतलब ऐसे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? एनीवन एल्स? आंसर विल बी इन मंथ्स और डेज। बहुत इजी सा पूछा है मैंने, इतना डिफिकल्ट नहीं। जैस्मीन? इट डिपेंड्स कि हमने डेज लिए हुए हैं कि हमने मंथ्स लिए हुए हैं। हमने ऊपर मंथ्स की डेज ली है। एग्जैक्टली। अगर सपोज हम 12 मंथ्स लेंगे, मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम भी ली थी, 12 मंथ्स लेंगे तो यहाँ 12 है तो आंसर आपका आ जाएगा 1 मंथ। अगर हम लेंगे 365 डेज सपोज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देन द आंसर विल बी 30.45 डेज। 30.45 इतना बन रहा है इसका। 30.45 भी आ रही है। 30.4 days being equal to 1 month only. फाइन। बात एक ही है, अगर आप ऊपर डेज ले रहे हो आंसर डेज में आएगा, अगर मंथ्स ले रहे हो आंसर मंथ्स में आ जाएगा। तो आप आंसर देखो 1 मंथ है तो 30.4 डेज है, इक्विवेलेंट इक्वल डन। और ऐसे वाले केस में हमें 365 डेज लेने की जरूरत नहीं है। हम ईयर जो है अगर हम एज्यूम करें तो हम 360 का भी एज्यूम कर सकते हैं, अगर हमारी कैलकुलेशन इजी हो रही है। अगर हमारी कैलकुलेशन या समी आपको बता देगा, नहीं भी बताएगा। सपोज जैसे यहाँ पे 12 था तो अगर हम 365 डेज ले और फिर हम 12 से डिवाइड करें, हमारी कैलकुलेशन पॉइंट्स में जा रही है। हाँ जी, तो इस दिस तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो पॉइंट्स में जा रही है। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग वी कैन एज्यूम कि जो नंबर ऑफ डेज है एक साल में वो 360 है। 5 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा 30 डेज। लेकिन अगर 360 लोगे, साथ में assumption लिखनी पड़ेगी, it has been assumed that the year has 360 days. This is for calculation only. Otherwise, a year can't have 360 days. It can have only 365 or 66 days. ऐसे ही है ना, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कर सकते हैं, बिकॉज कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपका पहले 30.4 डेज आ रहा था, अभी आपका 30 डेज आ रहा है, बात एक ही। सही है ये बात? ठीक। अब जो ये आपको बता रही थी रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इट वाज टेलिंग अस हाउ मेनी टाइम्स द कैश हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और हाउ मेनी टाइम्स द डेटर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कैश, हाउ मेनी टाइम्स। और ये बता रही है हमें आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स और डेज द कैश हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑन एन एवरेज। अब देखिए एक चीज साल में 12 बारी हो रही है तो वो 1 महीने के बाद हो रही है, बात वही है। ये साल में 12 बार बता रहा है, कितनी बार हो रहा है ये बता रहा है, तो ये भी बता रहा है कितनी देर के बाद ऑन एन एवरेज हो रहा है, बात वही है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। इसमें फार्मूले में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सम। शुड आई स्टार्ट? जो ये आपको एवरेज रिसीवेबल दी हुई है, एवरेज रिसीवेबल का फार्मूला, तो यहाँ पे हम क्रेडिट आरएफ की बात कर रहे हैं। क्रेडिट आरएफ को हाउ कैन बी कैलकुलेट क्रेडिट आरएफ को?
हाउ कैन वी कैलकुलेट क्रेडिट आर? सिंपल सा बताना मेरे को फार्मूला ना, है ही सिंपल इसका, वैसे है भी सिंपल। संयम RFO माइनस कैश RFO। RFO माइनस कैश आर। जब टोटल RFO में से हम कैश वाली RFO माइनस कर देंगे, देन वी क्रेडिट RFO, बिकॉज वी नीड ओनली क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट होगा तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल बनने हैं, क्रेडिट ही नहीं है तो डेटर और बिल रिसीवेबल बनने ही नहीं, तो कैश भी हो गए। ठीक है, सो टोटल RFO या RFO माइनस कैश RFO एंड एवरेज रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, जैसे हम कल कर रहे थे। एंड ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, ये आपको पहले ही पता है। फाइन, सम स्टार्ट करें। सम नंबर इज 86, पेज नंबर 4.112, 86th sum. It says calculate trade receivable turnover ratio from the following: opening balances are given and closing balances are given. It says sundry debtors, bill receivable, provision for doubtful debts, total sales, sale returns and cash sales. तो हमें चाहिए क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए क्रेडिट RFO एंड एवरेज रिसीवेबल्स। क्रेडिट RFO कैसे निकल रही है? इट इज टोटल RFO 1 lakh minus sale returns 1500 and minus cash sales 23,500. It is equal to 75,000. This is credit RFO. एक एस्पेक्ट आपका आ गया 75,000 का क्रेडिट RFO का। दूसरा एस्पेक्ट वो कहता है एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल ले लीजिए, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 करना है हमने, ऐसे करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग रिसीवेबल्स? एंड रेज करिए प्लीज। वैल्यू ऑफ ओपनिंग रिसीवेबल्स 1। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट इट? इट इज डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। तो अपने सिर्फ प्लस ही करना है। मिताली 35,000. 35,000. What about provision for doubtful debts? Provision for doubtful debts will not be deducted. Provision for doubtful debts का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, उसको माइनस नहीं करना, उसको प्लस भी नहीं करना, उसको छोड़ ही देना है, मतलब कहने का ये। Provision for doubtful debts while calculating trade receivable turnover ratio will not be taken into consideration. Done. Now opening trade receivables आपके बन रहे हैं 28,000 plus 7,000, that is 35,000, plus closing बन रहे हैं 25 plus 15, 25,000 plus 15,000 divided by 2, not 4. कॉमन मिस्टेक है ये वाली, 4 से डिवाइड नहीं करना है। 28 plus 7, 25 plus 15 आइटम्स 4 है। The formula is opening trade receivable. Trade receivable means debtors and bill receivable. एक, then closing debtors and bill receivable। तो इसकी एवरेज निकालते वक्त आपने डिवाइड 2 से ही करना है, 4 से नहीं करना। Items are not 4, items are 2 only. We are counting receivables. We are not counting debtors and bill receivable separately. मेरी बात समझ आ रही है? Fine. So divided by 2, 35 plus 40 divided by 2, 37,500. 37,500 2 times. 2 times. Any doubt in this? क्रेडिट निकालने के लिए कैश RFO और रिटर्न माइनस कर दी गई। रिसीवेबल्स निकालने के लिए एवरेज, हमने उसकी एवरेज निकाली, ओपनिंग और क्लोजिंग दिए गए। आपने ये नहीं कहना कि ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 4, ये नहीं करना है। आपने कहना है ओपनिंग रिसीवेबल्स डेटर्स प्लस PR, क्लोजिंग रिसीवेबल डेटर्स प्लस PR डिवाइडेड बाय 2, आइटम्स आर 2 नॉट 4। होपफुली आई एम क्लियर। देन इज सम नंबर, अभी आपने कर लिया ये वाला, इस बार सम नंबर 86। 86 sum was this. Then coming to sum number 88. Should I rub this? Right.
88th sum. He says closing trade receivables rupees 1 lakh, cash sales being 25% of credit sales. Excess of closing trade receivables over opening trade receivables is 40,000. RFO, that is net sales, is 6 lakh. Now this is very important here. यहाँ तो पॉइंट नहीं है, अब आ गया तो मैं याद करवा दूँ आपको. Net sales means RFO. Or should I say RFO means net sales. अब जब आपको RFO दिया हुआ हो और साथ में आपको सेल रिटर्न दी हुई है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, अब आया है पॉइंट हल्का सा माइंड में तो मैं बता रहा हूँ, बाद में आप जब समझ करोगे बीच में कहीं आ सकता है. RFO जब दी गई तो इसका मतलब ये है कि वो नेट सेल्स है. इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी सेल रिटर्न्स डिडक्ट हो चुकी हैं, दोबारा नहीं करनी है ना. अगर लिखो ग्रोस RFO देन इट मींस कि सेल रिटर्न माइनस नहीं होंगे. ग्रोस RFO इज ग्रोस सेल्स, RFO इज नेट सेल्स. जब RFO दे दिया गया है उसके बाद आपने उसमें से रिटर्न चाहे दी भी हुई हो माइनस नहीं करनी है, बिकॉज ऑलरेडी माइनस हो चुकी है. RFO नेट सेल ही होती है. डन. ठीक, उसने यहाँ कहा हुआ है RFO नेट सेल 6 लाख. हालांकि यहाँ पे आपको कोई दूसरी रिटर्न माइनस करने को नहीं बोला हुआ है, नहीं है हमारे पास. This is calculate trade receivables turnover ratio. Again, we need credit RFO upon average receivables. यहाँ पहले average receivables आपके बड़े अच्छे निकल रहे हैं. Closing trade receivables are 1 lakh and excess of closing trade receivables over opening trade receivables is equal to 40,000 rupees. What is the value of opening trade receivables? Excess of closing over opening is 40. Ketan, what is the value of opening trade receivables? 60,000. 60,000. So what will be the value of average receivables? 1 lakh plus 60 divided by 2, that is rupees 80,000. एक हमारा एस्पेक्ट आ गया. दूसरा एस्पेक्ट है हमारा, हमने क्रेडिट RFO निकालनी है. क्रेडिट RFO ये निकालने के लिए फार्मूला है टोटल RFO या RFO माइनस कैश RFO. यही फार्मूला है RFO माइनस कैश RFO. अब उसने यहाँ RFO दी हुई है आपको और कैश RFO के ऊपर बोला है 25% ऑफ क्रेडिट RFO. ये हमने कल भी पॉइंट किया था. कैश RFO इज 25% ऑफ क्रेडिट RFO, नोट टोटल RFO. और हमारे पास वैल्यू कौन सी है? टोटल RFO की. लेट या ऐसे करें, कैश RFO इज इक्वल टू 25% ऑफ क्रेडिट RFO. 25% of credit RFO, and we have RFO means total rupees 6 lakh. यहाँ हमें वही x वाला यूज करना पड़ेगा. लेट credit RFO is equal to x. Now cash RFO is 25% of x, that is x by 4, and credit RFO plus cash RFO is equal to total RFO. Credit RFO x assume करी, cash RFO 25% x by 4 is equal to total RFO, that is given rupees 6 lakh. जब यहाँ से हम करेंगे 4, x is equal to 6 lakh into 4 by 5, that is rupees 4,80,000. 4,80,000 यहाँ से कैलकुलेट करके आपका आएगा. मैंने स्टेप एक को छोड़े हैं, कैलकुलेट करके और आपने वो करने हैं. ठीक, 480 क्या था हमारा x, that is credit RFO. तो हमारा दूसरा एस्पेक्ट भी यहाँ पे कवर होगा 480,000. So trade receivable turnover ratio is equal to 480 divided by 80, that is 6 times. Any doubt? Anyone in this point? Otherwise यही पॉइंट हमने कल भी लिया था. यही पॉइंट आया था जब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम निकाल रहे थे. उसमें ये हमारे पास जो परसेंटेज दी हुई है कैश RFO की, वो दी है क्रेडिट RFO के ऊपर, लेकिन हमारे पास क्रेडिट RFO नहीं है, हमारे पास टोटल RFO है. तो इसको हमने x assume कर दिया और कैश RFO is 25% of credit RFO, that is x by 4. Now total RFO is equal to credit RFO plus cash. जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे आपका x
मीन्स क्रेडिट RFO आ रही है 4,80,000, we'll put the value here 480 divided by 80, that is 6 times. Done. ठीक, देन है आपका इसी के ही सम्स आप नोट करिए जो असाइनमेंट के लिए आपने करने हैं। जब तक आप वो शुरू करना, यहाँ तक जितने मैंने सम्स करवाए हैं मैं वहां तक की असाइनमेंट बोल रहा हूँ। हमने ये स्टार्ट किया था 66 सम्स एक्टिविटी रेशियोज ना, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज की। इसमें आपने 71, 74, 77, 81, 82, 83, 92, 93, 95 का सिर्फ केस नंबर 4, 95 का सिर्फ केस नंबर 4, एंड देन 99, 99, ठीक है। एक 104 ये मैं करवा रहा हूँ, ये फार्मूला भी मैं करवा रहा हूँ 104। अभी यहाँ तक के हैं, अगली रेशियोज की मैं जब मैं रेशियो करवाऊंगा मैं साथ साथ में दूंगा, ठीक है। ये है जब तक आप असाइनमेंट और जब तक आप बाकी के सम्स, अब आपने सिर्फ असाइनमेंट के सम्स नहीं करने हैं, आपने बाकी सम्स भी करने हैं। असाइनमेंट के सम्स तो आपने मेरे से चेक करवाने हैं, जो 20-20, 25-25 सम आपको पर टॉपिक या पर रेशियो मिल रहे हैं। तो इसके अलावा जो सम्स हैं वो आपने सारे अपनी नोटबुक पे करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एट द एंड यू विल फील कि एक बुक पे कम पड़ रही है, आपको दूसरी बुक पे करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो ना असाइनमेंट के 20 सम्स कर लिए तो बहुत है, बहुत नहीं है। ये तो यहाँ पे इतने सम्स हैं, इसमें से आप 20-20 करके कर रहे हो, आपने तो 50 के आसपास सम्स करने हैं। सम तो यहाँ की 160 समथिंग है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक और बुक करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए, एक और करनी पड़ेगी, कोई 2 बुक्स करेगा, कोई 3 बुक्स करेगा, तब जाके सम्स पूरी होनी है। डोंट डिपेंड अपॉन ओनली दीज सम्स जो असाइनमेंट सम्स में दे रहा हूँ। ये आपको सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करने के लिए और चेक करने के लिए कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और जो सम्स असाइनमेंट में नहीं मिल रहे हैं वो सम्स आप सारे कर रहे हो, ये अज्यूम दिस थिंग, ठीक। नेक्स्ट इज ये जो हमने 99 सम डिस्कस किया है ना, आपको असाइनमेंट में मिला हुआ है। ये वाला सम जो मैंने कल परसों आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का खुद बना के सम दिया था, याद है? 50,000 मोर 3 टाइम्स मोर करके वो वाला सम है। सारा कुछ सेम है, ऐसे ही निकलेगा, फंड्स कैसे आएगा। उसमें वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो थी, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सिर्फ रेशियो का फर्क है, मेथड सेम। डन, करें आगे। Yes, students, next ratio in activity ratios is trade payable turnover ratio. This is ratio number 3 in this topic. First was inventory turnover ratio. Second was जो हमने अभी करी है trade receivables turnover ratio. Third is trade payables turnover ratio. Trade receivable turnover ratio की help से अगर कोई मेरे को इसका फार्मूला बता पाए, this over this, taking the help of trade receivables turnover ratio, almost same, उसकी हेल्प से बताना है आपको। 1-2 ओनली, यू कैन टेक 10 सेकेंड, हार्डली मैटर। अभी हमने किया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसी की हेल्प से ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला बनेगा। टेक हेल्प फ्रॉम दैट फार्मूला। एनीवन एल्स? यू हैव 10 सेकेंड्स, नो प्रॉब्लम। भव्य जैन, यस। Credit purchase upon average creditors. Upon average, Creditors of payable. creditors or bill payable. Yes, it is credit purchases, which is think about here. Credit purchases divided by average payables. वहां पे क्या था? क्रेडिट सेल्स RFO। जब हम डेटर्स की बात कर रहे हैं, हम रिसीवेबल्स की बात कर रहे हैं, तो हम सेल की बात कर रहे हैं। एंड व्हेन वी आर सेइंग credit purchases, it means creditors. Creditors means creditors and bills payable. Technically, it is known as payables. So the formula of trade payable turnover ratio is credit purchases over average payables. Again, average payables are opening payables plus closing payables divided by 2. Opening trade payables plus closing trade payables divided by 2. And credit purchases we can calculate
by deducting purchase returns and cash purchase from total purchase. Then we'll deduct cash purchase and purchase return from total purchase. We'll find credit purchases, and the answer again will be 2 times. This ratio will tell us that how many times we are paying cash to the creditors or trade payable. How many times in a year we are paying cash to trade payables. वहां पे क्या था, trade receivables में how many times we were receiving cash from the trade receivables. यहाँ पे payment of cash done. तो इसका सब फार्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की हेल्प लेके पहले उसका नाम बताना है आपने. वहां पे था फार्मूला एवरेज कलेक्शन पीरियड. यहाँ फार्मूला क्या होना चाहिए केतन? Average payment period. एवरेज पेमेंट पीरियड. यस, इट इज एवरेज पेमेंट पीरियड. वहां पे था एवरेज कलेक्शन पीरियड बिकॉज वी वर कलेक्टिंग कैश इन दैट रेशियो. रिसीवेबल टर्नओवर पेएबल में हम पे कर रहे हैं. Average payment period. Now who can tell me the formula of this? Again, taking the help of average collection period formula. Drishti baby, yes. Or days divided by trade payable turnover ratio. Exactly, we did. Number of days in a year or number of months in a year. May I write 12 months or 365 days? But the formula should be number of days or months. लिखना हमने यही divided by trade payable turnover ratio and answer will be in months or days. Months or days जैसे हम पहले कर रहे थे बिल्कुल सेम है ये वाला फार्मूला भी. डन. ठीक है. जो सम नंबर मैंने आपको 104 दिया है ना असाइनमेंट में, वो इसी रेशियो का ही सम है. सम नंबर 100 देखिए. ये आप कर दूं? कर लिया होगा आपने? नहीं किया तो बता दीजिए, मैं रुक जाता हूँ. Sum number 100. It says calculate trade payable turnover ratio and average debt payment period from the following information. Creditors are given, bills payable are given, opening year, closing year. Total purchases are given, purchase returns, then cash purchase, and we have to find trade payable turnover ratio and again average debt payment period. Average payment period is average debt payment period. So first of all, trade payable turnover ratio is equal to credit purchases divided by average trade payable. So first of all, credit purchases कैसे निकलेगी ये? We'll calculate what minus what values मुझे बतानी है आपने. बताइए मिताली. मिताली और बड़े बड़े बच्चे. अदिति. Total purchases minus purchase return minus cash purchases. Total purchases here are 21 lakh minus purchase returns are given 1 lakh and 4 lakh is the value of cash purchase. So it is 2116. 16 lakh एक आपका ये आ गया divided by average trade payables. ये निकाल दीजिए. Opening trade payable and closing trade payable लेके कौन बताएगा ये? Average trade payables 1 only, 2 only, 3 only, 4 only, 5 तो बनना. Sir, sundry creditors plus bills payable. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. कितनी वैल्यू है सन्ड्री क्रेडिटर्स की और बिल्स पेबल की ओपनिंग वाली? इट इज 150 and 50. दिस इज ओपनिंग ट्रेड. ठीक है. क्लोजिंग 6 lakh, that is 4.5 lakh and 1.5 lakh divided by 4 divided by 4 divided by 2. 4 नहीं 2
अगेन क्योंकि ये 2 आइटम्स है, ये 4 नहीं है। 2 lakh plus 6 lakh by 2 it is 4 lakh। 4 lakh here value put करें 4 times 4, 4 times आंसर। ठीक, अब उसने और क्या पूछा है इसमें, उसने पूछा है एवरेज डेट पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स ले रहे हैं डिवाइडेड बाय 4 ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। इट इज द आंसर इज 3 months। फाइन। Anything you want to ask, you can ask. Still 1 minute is there. इस एक्टिविटी रेशियो की एक लास्ट रेशियो पड़ी है, वो हम कल करेंगे, और साथ में बाकी रेशियो जो लास्ट वाली रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज आई होप कि आपका जो है वो ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैक्सिमम 3-4 डेज हो रहा है, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। जो मैंने आपको असाइनमेंट के सम्स दे दिए हैं वो आप उसको आज करना शुरू कर दीजिए, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिए इन सम्स की जितने हैं आज के, और नेक्स्ट वाले जो सम्स है आपके जो बाकी बचे हैं असाइनमेंट, जो मैं कल टिक करवा दूंगा। ठीक है, फिर आप करते रहे। फाइन। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, और शुड आई एंड द मीटिंग?